अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? पिछला चैप्टर आपने डिस्कस किया, क्या था पिछले चैप्टर में? हमने देखा पिछले चैप्टर में कि लोग सेव कैसे करते हैं, फिर उन सेविंग्स को इन्वेस्ट कैसे किया जाता है, और कौन लोग सेव करते हैं और फिर कौन लोग जो है वो उसी पैसे को उनसे बोरो करके और जो है वो इन्वेस्ट कर देते हैं। और फिर मुल्क किसी भी कंट्री में या किसी भी इकॉनमी में जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो क्या किरदार अदा करता है सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को बूस्ट अप करने के लिए। सो ये सारी चीज़ें हमने अपने पिछले सेशन में देखी। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी कि कैसे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट बिहेवियर को गवर्नमेंट किस तरीके से जो है वो कर सकती है, मोटिवेट कर सकती है, कैसे इस बिहेवियर को आगे लाया जा सकता है और इस तरह से फर्दर जो है वो कैसे डिस्कशंस की जा सकती हैं। सो आज हम देखेंगे कि बेसिक टूल्स ऑफ फाइनेंस क्या हैं, कि फ़ाइनेंस बेसिकली होती क्या है, और फिर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें इस्तेमाल होती हैं, और फिर किन किन चीज़ों से मिलकर एक प्रॉपर फाइनेंस का जो सब्जेक्ट है, एक पूरा फाइनेंस एक बहुत बड़ा एक ब्रॉड सब्जेक्ट है। ठीक है जी, तो इस ब्रॉड सब्जेक्ट को आज हम स्टडी करते हैं कि ये किस तरह से वर्क करता है। लेट मी एक्सप्लेन वन थिंग कि मैं आज का जो आपका लेक्चर है ये बहुत ही कंसाइज बनाऊंगी ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम। ठीक है, और बहुत कंसाइज लेक्चर होगा, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि मैं कोशिश करूँगी कि मैं इस लेक्चर में चीज़ें एक्सप्लेन सारी आपको कर दूँ, बट इट इज़ रिकमेंडेड टू ऑल ऑफ़ यू दैट यू शुड स्टडी योर बुक एज़ वेल। यानी ये चैप्टर आपको आपकी बुक से अच्छे तरीके से स्टडी ज़रूर करना है, बिकॉज मुझे आज एतकाफ़ बैठना है, तो मतलब आज के ही इसमें मैंने आपका लेक्चर जो है वो बनाना है। सो आई थिंक सो कि मैं इसको 2-3 सेशंस में तो शायद कन्वर्ट ना कर सकूँ मैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं इस एक सेशन में ही आपको चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ। सो मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि क्या है फाइनेंस और किस तरीके से फाइनेंस जो है वो हमारी इकोनॉमी में वर्क करती है और लोग कैसे इसके साथ डील करते हैं। तो फाइनेंस क्या है? बेसिकली वो फील्ड है, वो स्टडीज़ हैं, वो स्टडी है जिसके ज़रिए लोग ये देखते हैं कि हमें डिसीजंस कैसे लेने हैं, हम अपने पैसे को कहाँ पर इन्वेस्ट करें, कितना इन्वेस्ट करें, और टाइम के अकॉर्डिंग अगर आज इन्वेस्ट करें तो कल उसका बेनिफिट हमें क्या मिलेगा, और फिर अगर हम यहाँ एक यानी कौन से बिज़नेस में हमें पैसा इन्वेस्ट करें कि हमारा जो रिस्क है वो रिस्क यानी नुकसान का अंदेशा कम से कम हो। तो बेसिकली इन तमाम चीज़ों की स्टडी जो है वो फाइनेंस कहलाती है कि लोग किस तरीके से अपने डिसीजन लेने से पहले लोग देखते हैं कि जी हमारे रिसोर्सेज एलोकेशन किस तरह से होनी चाहिए, हमारा रिस्क जो है वो यानी हमारा रिस्क एटीट्यूड क्या है और उसको किस तरीके से हैंडल किया जा सकता है, और इस तरह से डिफरेंट डिसीजंस जो है वो किसकी उसमें लिए जाते हैं, फाइनेंस की फील्ड में लिए जाते हैं। सो फाइनेंस की फील्ड बेसिकली हम यहाँ पर मेजर वैसे तो एक बहुत ब्रॉड फील्ड है जिसमें ये देखा जाता है कि लोग यानी फाइनेंस सारी पैसे की गेम है जी। पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ लगाएंगे, और जितना आएगा उसमें से कितना कहाँ लगेगा और कितना कहाँ। यानी अगर मैं इसकी एक बड़ी छोटी सी एग्जांपल आपको दूं तो मैं चलें इसको आपके घर के साथ भी रिलेट करती चली जाऊंगी। तो आपके घर में जब आपकी मदर जो है वो सारे घर के मामला देख रही होती हैं या आपके फादर तमाम मामला देख रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली वो आप समझ लें कि आपका घर जो है वो एक ब्रॉड इकोनॉमी है, और आपके घर में जो जितने मेंबर्स हैं वो सारे के सारे इंडिविजुअल्स हैं, यानी इकोनॉमी के जनरल पब्लिक आप समझ लें। ठीक है जी, और इस ब्रॉड इकोनॉमी की तमाम फाइनेंसिंग किस तरीके से होती है। तो अब देखें कि आपके फादर ऑब्वियसली कोई ना कोई जॉब करते होंगे, कोई ना कोई सोर्स ऑफ इनकम होगा और वहाँ से पैसे आते होंगे। सो सम हाउ कुछ फैमिलीज़ में यानी डबल सोर्स ऑफ इनकम होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम्स होते हैं, लेकिन कुछ फैमिलीज में सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ इनकम है। तो ये जिस तरह मैंने आपको बताया कि क्या है, ये जो घर है आपका, ये क्या आप सारी रियाया हैं और आपका पूरा का पूरा घर जो है वो एक इकोनॉमी के तौर पे काम कर रहा है। तो अब अगर हम इसकी यहाँ पर इस तरीके से एग्जांपल ले लें कि आप जो है जनाब आपके फादर ये देखते हैं कि कहाँ से पैसे आएंगे और हमारे घर में कौन कौन सी ज़रूरत है और कौन कौन सी ज़रूरत कितनी ज़्यादा अहम है। ठीक है जी, और फिर उसके अकॉर्डिंगली वो
एलोकेट करते हैं कि जनाब इस चीज़ पे इतने पैसे लगा लें, इस चीज़ पे इतनी इन्वेस्टमेंट कर लें, और फिर एट दी एंड क्या है कि जो रिस्क हैंडलिंग को भी उन्होंने देखना होता है कि कौन सी चीज़ में हमारा रिस्क सबसे ज़्यादा है या नुकसान होने का अंदेशा है या नहीं है। सो इस तरह की तमाम जो डिसीजंस हैं पूरी इकॉनमी में भी इसी तरीके से लिए जाते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर आपकी पूरी इकॉनमी का एक बनाया जाता है, पूरे पाकिस्तान का एक फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जाता है, जो कि आप अभी हमने एग्जाम्पल ली है बहुत ही आपके नैरो लेवल पे, यानी एक माइक्रो लेवल पे हम एग्जांपल ले रहे हैं, लेकिन अगर हम ब्रॉड इकोनॉमी में जाकर देखें तो ऑब्वियसली पूरी इकोनॉमी में रिसोर्सेज एलोकेशन और रिस्क हैंडलिंग जो है वो फाइनेंस के थ्रू ही की जाती है। सो क्यों लोग करते हैं ऐसा, क्यों लोगों को अपने डिसीजंस लेने से पहले इन तमाम चीज़ों को देखने की ज़रूरत है? तो हमने देखा कि विद दैट पैसेज ऑफ टाइम, ये मतलब अभी तक की लाइफ में आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से इसको समझ लिया होगा कि जब आप छोटे थे तो जो चीज़ 10 रुपए की मिल जाती थी तो आज वो कितने की मिल रही है जनाब? आज वो 100 रुपये की मिलती है या 100 से भी ज़्यादा की मिलती है। तो बेसिकली वक्त के गुजरने के साथ साथ पैसे की जो कदर कीमत है वो कम होती जा रही है, वो गिरती जा रही है। तो आज ही जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं या जो हमारे यानी बहुत बिजनेसमैन्स हैं, तो इन सब ने जो है ये इस चीज़ के डिसीजंस बड़े सोच समझ के लेने होते हैं कि आज जो पैसा हम लगा रहे हैं क्या इन फ्यूचर वो हमें कोई बेनिफिट देगा भी सही या नहीं, क्या इन फ्यूचर उसकी कोई प्रेजेंट वैल्यू यानी उसकी आज जो कदर कीमत है क्या इन फ्यूचर वही रहेगी या नहीं। ठीक है जी। तो प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है? अमाउंट ऑफ मनी जो कि आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं या जो आज हम लगा रहे हैं किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने में या इंटरेस्ट रेट्स को प्रिवेल करने में, तो क्या उसकी कोई फ्यूचर वैल्यू भी है? उसकी फ्यूचर वैल्यू में और आज की प्रेजेंट वैल्यू में कितना डिफरेंस है? यानी अगर हम आज की बात करें तो आप एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदना चाहते हैं जो कि 20,000 का है आज की दिन में, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है? 20,000। लेकिन क्या आप यानी जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है और इस लॉकडाउन के बाद उसको ख़रीदने जाएंगे तो ऑब्वियसली उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है यानी आज जो 20,000 की अमाउंट है वो ख़त्म हो जाएगी, और अब नेक्स्ट जब आप जाएंगे तो अब आपको जो है वो कितने का मिलेगा? 25 का, 30 का, वट एवर। सो ज़्यादा से महंगी ही चीज़ें होती चली जाएंगी और वैल्यू ऑफ मनी जो है वो डिक्रीज़ होती चली जाएगी। इसी तरह से अगर हम एग्जांपल लें कि आप आज बैंक में पैसे रखवाते हैं और 1,000 रुपये या आपने बैंक में रखवाए और उस 1,000 से आप बहुत सारी जो है वो मैं आपकी चलें यूँ एग्जांपल देती हूँ कि आपने सीडीज़ कुछ ख़रीदनी थी, ठीक है जी, और वो सीडीज़ जो हैं वो आज आप 10 ख़रीद सकते थे 1,000 की, लेकिन यानी 100 रुपये की एक सीडी अगर आपको मिले तो आप 10 सीडीज़ ख़रीद सकते थे। लेकिन क्या आज आपने वो पैसे बैंक में रखवा दिए और आफ्टर अ ईयर आप उन पैसों को निकलवा के बैंक से और फिर लेने जाते हैं, तो क्या आपकी परचेजिंग पावर वही रहेगी जो आज है? नहीं। फिर आप आफ्टर अ 1 ईयर या आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड आप जब जाएंगे तो ऑब्वियसली उन चीज़ों की कीमतें वहाँ नहीं रहेगी, चीज़ों की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, यानी महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और उस सूरत हाल में जो है वो आपके पैसे की जो कदर है, जो कीमत है वो गिर जाएगी। सो प्रेजेंट वैल्यू जो है वो मैटर करती है कि आज आपकी प्रोडक्ट की यानी आज आप जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है, और इन फ्यूचर जो आपको उसके रिटर्न्स मिलने वाले हैं क्या वो आज की वैल्यू के बराबर होंगे, या जो परचेजिंग आज आप कर सकते हैं उस वैल्यू के साथ क्या इन फ्यूचर जो आपको रिटर्न मिलेगा उसके साथ आप सेम परचेजिंग कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। सो ये तमाम चीज़ें जो है वो हम किस में देखते हैं? प्रेजेंट वैल्यू में। और प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट जो है वो कैसे डेमोन्स्ट्रेट होता है कि हम जो है वो आज जो प्रेजेंट वैल्यू है यानी आज की जो कीमत है वो क्या है? रिसीविंग अ गिवन सम ऑफ मनी इन द प्रेजेंट इज़ प्रेफर टू रिसीविंग द सेम सम ऑफ मनी इन द फ्यूचर। कि हम क्यों प्रेजेंट वैल्यू को मेजर करना चाहते हैं, हम क्यों प्रेजेंट वैल्यू देखना चाहते हैं? इसलिए कि जो पैसे आज हमारे पास हैं हम उतनी ही वर्थ के, उतनी ही वैल्यू की जो अमाउंट है, जो सम ऑफ मनी है वो इन फ्यूचर रिसीव करना चाहते हैं। यानी आज अगर हमारे पास 1,000 रुपये हैं तो इस 1,000 की जो आज परचेजिंग पावर है हम चाहते हैं कि इन फ्यूचर जब हमें अमाउंट मिले वो बेशक वो 2,000 होके मिले या 1,500 होके मिले, लेकिन उसकी जो परचेजिंग पावर है वो सेम रहे। ठीक है जी। लेकिन ऐसा होता नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। यानी अगर इन रियल वर्ल्ड अगर हम बात करें तो आज की जो हमारी
इकोनॉमी में यानी महंगाई जिस तरह से बढ़ती चली जा रही है, तो जितने जो जो वक्त गुजर रहा है हमारे लिए चीज़ों की ख़रीदारी या इन्वेस्टमेंट्स भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती जा रही हैं। जो लोग पहले छोटे छोटे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर लिए करते थे, तो अब उनमें रिस्क बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता चला जा रहा है। सो इन ऑर्डर टू कंपेयर वैल्यूज़ एट डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम, तो कंपेयर वैल्यूज़ देयर प्रेजेंट, यानी डिफरेंट पॉइंट एंड टाइम्स पे वैल्यूज़ को मेजर करने के लिए, उनको कंपेयर करने के लिए कि अगर आज इसकी ये वैल्यू है तो 10 साल के बाद कितनी होगी। ठीक है जी, आज अगर हम आपको बैंक में, हम आपसे कह देते हैं कि हम 5,000 रुपये जो है वो बैंक में इन्वेस्ट करवा देते हैं, सो ठीक है, आपने 5,000 बैंक में आज तो इन्वेस्ट कर दिए, लेकिन ये बता दें कि फ्यूचर में जब 10 साल के बाद हम ये पैसे निकलवाएंगे तो इस 5,000 की वैल्यू क्या होगी। आया कि आज 5,000 में हम कुछ खरीद तो सकते हैं, आया कि हम 5,000 में अपनी एक सेमेस्टर की फ़ीस तो पे कर सकते हैं 5,000, लेकिन अगर आप 10 साल के बाद जाएंगे तो क्या सेमेस्टर की फ़ीस यही 5,000 होगी, और क्या आप यही अमाउंट पे कर सकेंगे और इससे कोई भी बेनिफिट जो आज आप लेना चाहते हैं वो ले सकेंगे। सो इन तमाम चीज़ों को देखने के लिए क्या किया जाता है, वैल्यूज़ को कंपेयर किया जाता है किसके साथ, प्रेजेंट वैल्यू के साथ, जो आज आपके पास है, जो आज आपको जो है वो यानी आप लेना चाहते हैं, आप ख़रीदना चाहते हैं, जो काम आज आप आज करना चाहते हैं वो क्या होगा इन फ्यूचर, उसके साथ कंपेयर किया जाता है। सो फर्म्स अंडरटेक इन्वेस्टमेंट्स प्रोजेक्ट्स इफ़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट एक्सीड्स, एग्जैक्टली फर्म्स भी तब ही अपने इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स को अंडरटेक करेंगी, फर्म्स भी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स में तब ही इन्वेस्ट करेंगी जब उनकी प्रेजेंट वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो जाएगी देन देयर कॉस्ट। यानी इन फ्यूचर कभी भी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो इन्वेस्टमेंट आपको सेम टाइम पे रिटर्न नहीं देती, यानी आज आपने इन्वेस्ट किया तो आज ही आपको उसका रिटर्न नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली आज आप इन्वेस्ट करेंगे और आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम यानी आपको उसका कोई ना कोई जो है वो रिज़ल्ट मिलता है, कोई रिटर्न मिलता है। सो कंपनीज जब भी प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने लगती हैं या डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में जब इन्वेस्टमेंट करती हैं, तो फिर वो क्या चीज़ देखती हैं कि उनकी कॉस्ट क्या आएगी और उस कॉस्ट के अगेंस्ट उनको रिटर्न क्या मिलेगा। तो कॉस्ट जो है वो क्या हो रही है, आज जो वो पैसा लगा रहे हैं, तो आज जो पैसा लगा रहे हैं इन फ्यूचर क्या उतना या उससे ज़्यादा उनको रिटर्न मिल जाएगा या नहीं। तो इसी चीज़ को मेजर किया जाता है। फर्म्स तब ही इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करती हैं, किसी भी प्रोजेक्ट में तभी इन्वेस्ट करेंगी जब उनके जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिटर्न्स है वो इंक्रीज़ हो जाएगी उनकी कॉस्ट से। यानी आज तो आप 10 लाख रुपए लगा दें और इन फ्यूचर भी आपको 10 लाख ही रिटर्न में मिलें, ठीक है जी। तो क्या उन 10 लाख की आज प्रेजेंट वैल्यू आप फाइंड आउट करें तो क्या आज भी वो 10 लाख के ही होंगे? नहीं, ऑब्वियसली उनकी आज वैल्यू ज़्यादा होगी लेकिन इन फ्यूचर वो कम हो जाएंगे। तो कंपनीज क्या करती हैं कि जो एट दिस पॉइंट एंड टाइम जो प्रेजेंट वैल्यू एक्सीड करेगी, दैट विल बी बेसिकली उसकी बेसिस पर कंपनीज अपने इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उनको एक्सेप्ट कर लेंगी। तो हाउ कंपनीज विल कैलकुलेट, कि कंपनीज कैसे कैलकुलेट कर सकती हैं कि जी हमारी क्या प्रेजेंट वैल्यू को किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा फार्मूला जो है वो यहाँ पे मेंशन करती हूँ। जैसे यहाँ पर आपको फार्मूला गिवन है, ओके यहाँ पर फार्मूला आपको गिवन है जनाब, x डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेस टू पावर n। ठीक है जी, यहाँ पर n जो है, r जो है वो क्या चीज़ कंसीडर की गई है, इंटरेस्ट रेट कंसीडर किया गया है, x को फ्यूचर वैल्यू कंसीडर किया गया है जो कि आपको फ्यूचर में मिलेगी, एंड n जो है वो नंबर ऑफ ईयर्स है, हैज़ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ। तो अगर मैं आपको यहाँ पर इसमें इन्वेस्ट करूँ तो यहाँ पर लिखना जो है ना वो हो रहा है। चलिए मैं यहाँ पर एक नो, यहाँ कमेंट भी नहीं आ सकता। सो ओके, नो प्रॉब्लम। मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर, आर स्टैंड्स फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपकी अमाउंट जो है वो हो रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपकी जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपकी अमाउंट ग्रो कर रही है, दैट इज़ बेसिकली आर, एंड एन नंबर ऑफ ईयर्स, कि जितने टाइम पीरियड के बाद आप अपने यानी आज की वैल्यू जो है वो चेक करना चाहते हैं किसी भी प्रोडक्ट की। सो फ्यूचर वैल्यू अगर उसकी 1,000 है तो क्या आज भी वो 1,000, उसकी प्रेजेंट वैल्यू भी 1,000 होगी? नहीं, ऑब्वियसली उसकी प्रेजेंट वैल्यू 1,100 या 1,200 होगी, जो कि इन फ्यूचर जाके 1,000 बन जाएगी। ठीक है जी, तो वैल्यू जो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, विद द पैसेज ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी में जो है वो डिक्रीज आता रहता है। सो इसका आप कंसीडर
कंसीडर आप इसको ऐसे कर सकते हैं जी, एक्स स्टैंड्स फॉर एक्स को आप फ्यूचर वैल्यू कहेंगे जो आपको रिसीव होनी है, और डिवाइडेड बाय 1+r रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेट सपोज 5% से आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ग्रो कर रही है, या 10% से ग्रो कर रही है, 7% से ग्रो कर रही है, वट और उसके अगेंस्ट जो है वो नंबर ऑफ ईयर्स, जितने टाइम पीरियड के बाद आप उसको चेक करेंगे। सो इस फार्मूला के थ्रू आप प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी उसकी। और इसके अलावा अगर हम बात करें रूल ऑफ 70 की, अगर हम बात करें तो अगर लेट सपोज आपकी एक लॉटरी निकल आई आज, और जो है वो उसमें आपको 4 लाख रुपीज़ की आपको लॉटरी मिली है, तो अब होगा क्या कि जी आपको ऑफ़र कर दी जाती है कि आप ऐसा करें 20-20 हज़ार जो है वो आप 20-20 हज़ार जो है वो आप मंथली बेसिस पर लेते रहें, और जो है वो या फिर आप 4 लाख एक ही दफ़ा ले लें। तो आपके पास दोनों ऑप्शन हैं, आप इन दोनों में से कौन सी ऑप्शन को अवेल करना चाहेंगे। अब इनमें से बेहतर डिसीजन कौन सा होगा कि हम मंथली बेसिस पर 20,000 लेते रहें, या फिर 4 लाख हम इमीडिएटली ले लें और बस इस कहानी को ख़त्म कर दें। तो ये दोनों ऑप्शंस ही मौजूद हैं, ठीक है। इन दोनों ऑप्शंस के होते बेहतर डिसीजन लेने का जो तरीका है वो ये है कि जनाब क्या करना है, फर्म्स क्या करती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, या इंडिविजुअल्स जो है वो क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं उस स्ट्रीम की जो कि 20,000 की सूरत में मिलनी है इन फ्यूचर, या फिर 4 लाख। अब देखा जाएगा कि इन दोनों में से यानी 20,000 की जो स्ट्रीम है उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या बनती है, और 4 लाख अगर हम आज ही ले लेते हैं तो फिर उसका बेनिफिट हमें क्या है। सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी के थ्रू जो है वो क्या किया जाता है, फाइंड आउट किया जाता है। यही रूल ऑफ 70 है कि आप क्या करें, यानी नंबर ऑफ ईयर्स के हिसाब से आप इंटरेस्ट रेट देखें कि किस इंटरेस्ट रेट से या किस रेशो से आपकी जो इन्वेस्टमेंट है या जो आपके रिटर्न्स हैं वो ग्रो कर रहे हैं। सो लेट सपोज कि आपका जो वेरिएबल है वो डबल हो जाता है अप्रॉक्सीमेटली 70/x। कितने साल के बाद आपका वेरिएबल डबल होगा, तो बेसिकली आप इस फार्मूला यानी इस रूल के थ्रू आप उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इसको एक डिटेल्ड आपको पढ़ने की ज़रूरत है, यानी मैं अगर यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि आप क्या करते हैं कि आपने जब 20,000 की स्ट्रीम को मेजर किया, अब अगर आप 20,000 वाली जो स्ट्रीम है यानी मंथली बेसिस पर आप 20,000 ले लेते हैं और 4 लाख जो है वो आप छोड़ देते हैं, तो अब ये तो आपका डिसीजन है, अब ये आपकी चॉइस है कि आपने इसको लिया। लेकिन आपने इसको कैसे डिसाइड किया, आपने जनाब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्ट्रीम्स फाइंड आउट की कि आया कि 4 लाख की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो क्या है, यानी 4 लाख तो आज उसमें ही है, और जो 20,000 आपको मिलेगा आया कि वो 4 लाख से ज़्यादा पैसे बनेंगे या कम बनेंगे। और आज तो आपको कहा जा रहा है कि आपको 20,000 मिलेगा, लेकिन क्या जो 20,000 मिलेगा वो आपकी आज के 20,000 के बराबर होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा। तो फिर अब आपको यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि क्या इन फ्यूचर जो रिटर्न्स मुझे मिलने वाले हैं उसकी आज वर्थ क्या है, और अगर आज उसकी वर्थ ज़्यादा होगी तो ही आप उस डिसीजन की तरफ मूव करेंगे। तो अब ये जो 20,000 की स्ट्रीम आपको बताई जा रही है, लेट सपोज कि अगर आपको कहा जा रहा है कि आप हर माह जो है वो इतने पैसे लेते रहें, तो बेसिकली दिस इज़ एन्युटी। इसे हम एन्युटी का कॉन्सेप्ट कहते हैं, यानी वो कॉन्सेप्ट एन्युटी का कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट कहलाता है जहाँ पर क्या होता है जनाब कि एक फिक्स्ड सम ऑफ मनी यानी एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी जो है वो आपको आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम मिलती ही रहती है। स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम से क्या मुराद है कि आप 20-20 हज़ार हर महीने लेते रहें, तो हर महीने जो है वो आपको एन्युटी की सूरत में पैसे हर महीने के हिसाब से मिलते रहेंगे। सो बेसिकली दिस इज़ ऑल अबाउट ही। लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको मज़ीद बुक से स्टडी करने की ज़रूरत है। सो बुक को ज़रूर इस चैप्टर के इस लेक्चर को सुनने के बाद बुक को ज़रूर स्टडी करें, क्योंकि मैं बहुत कंसाइज लेक्चर आपका बना रही हूँ। सो मैनेजिंग रिस्क की अगर हम बात करें तो रिस्क को कैसे मैनेज किया जा सकता है, हमने दो चीज़ें देखी कि लोग किस तरह से फाइनेंस की फील्ड में डिसीजन किस तरीके से लिए जाते हैं, लोग किस तरह से डिसीजन लेते हैं कि हमने एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे करनी है, हम अपने रिसोर्सेज को एलोकेट किस तरीके से करें, ठीक है जी। और दूसरा डिसीजन किस तरीके से लिया जाता है कि जनाब रिस्क को कैसे मैनेज किया जाए। रिस्क तो हर चीज़ में ही है, यानी नुकसान का अंदेशा तो हर जगह पर ही है, और ऐसा कोई बिज़नेस जाए जिसमें नुकसान का अंदेशा नहीं है तो वो फिर बिज़नेस ही नहीं है, ठीक है जी। तो इंडिविजुअल्स जो हैं यानी जो इन्वेस्टर्स हैं वो
दो तरह के हो सकते हैं। कौन कौन से, या तो रिस्क अवर्स होंगे या रिस्क टेकर होंगे। यानी या तो लोग बड़ा रिस्क लेना चाहते हैं और जो है वो ऑब्वियसली जो लोग रिस्क लेते हैं, रूल ऑफ थंब है कि जी हाई रिस्क हाई रिटर्न। जब रिस्क ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली उसके अगेंस्ट रिटर्न्स भी ज़्यादा होंगे, और अगर आप रिस्क लेंगे ही नहीं तो फिर रिटर्न किस चीज़ के भाई, फिर रिटर्न्स कम ले लें। ठीक है, इसी तरह से जो कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिस्क लेते हैं, तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा रिटर्न्स भी वही लेते हैं। और जो रिस्क अवर्स इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं जनाब कि वो अनसर्टेनिटी को अवॉइड करते हैं, यानी वो गैर यकीनी सूरत हाल की तरफ जाना ही नहीं चाहते, वो किसी किस्म के नुकसान की तरफ जाना ही नहीं चाहते। ठीक है जी, वो सेफ़ इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और सेफ़ इन्वेस्टमेंट्स करके और जो है वो सेफ़ रिटर्न्स अपने लेना चाहते हैं, बस इसके अलावा वो किसी दूसरी तीसरी तरफ मूव ही नहीं करते। तो ऐसे तमाम इन्वेस्टर्स जो सेफ़ इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और अनसर्टेनिटी को पसंद नहीं करते, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, रिस्क अवर्स इन्वेस्टर्स कहलाते हैं। और रिस्क अवर्स जो इन्वेस्टर्स हैं वो कैसे अपने आप को सेफ़ इन्वेस्टमेंट्स की तरफ लेकर जाते हैं, वो ऐसी कौन सी जो है वो इन्वेस्टमेंट्स चूज़ करते हैं जहाँ पर उनका रिस्क यानी कम से कम हो। तो वो क्या करते हैं कि इंश्योरेंस ख़रीद लेते हैं। आपको पता है इंश्योरेंस में आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती और किसी किस्म का आपका रिस्क नहीं होता, बस जितनी इंश्योरेंस यानी जितनी पेमेंट आप उन्हें जितना प्रीमियम देंगे उसके अगेंस्ट उतनी ही या उससे थोड़ी सी ज़्यादा अमाउंट जो है वो आपको वापस मिल जाएगी। तो यानी वहाँ पर पैसे डूबने का कोई खदशा नहीं है। तो बेसिकली लोग पैसों को यानी अपनी अमाउंट्स को खो देने से यानी उनके नुकसान से, उनके डूबने से डरते हैं। जो है वो इस तमाम अनसर्टेनिटी से बचने के लिए लोग क्या करते हैं, इंश्योरेंस ख़रीद लेते हैं। अच्छा, इंश्योरेंस ख़रीदना भी एक रिस्क को मैनेज करने का तरीका है, या फिर लोग डाइवर्सिफिकेशन करते हैं। डाइवर्सिफिकेशन क्या होती है, मैंने अपने पिछले लेक्चर में भी आपको बड़े अच्छे तरीके से बताया था कि डाइवर्सिफिकेशन क्या होती है। कि आप अपने तमाम एग्स जो हैं वो एक बास्केट में नहीं पुटअप करते कि ऐसा ना हो बास्केट गिरे और सारे के सारे अंडे टूट जाएं। यानी आप सारे की सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो एक ही कंपनी में नहीं कर देते या एक ही फील्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट फील्ड में सारी की सारी इन्वेस्टमेंट नहीं करते कि ऐसा ना हो वो सारी फील्ड डूब जाए और फिर आप जो है वो ख़त्म हो जाए, सारे के सारे पैसे ख़त्म हो जाए। इसकी एक और एग्जांपल हम यूँ ले लेते हैं, आपने बिज़नेस स्टार्ट किया तो आपके बिज़नेस जो है वो 2-3 बिज़नेस होने चाहिए। यानी अगर एक बिज़नेस से अगर फ़ायदा नहीं भी आ रहा तो दूसरे से फ़ायदा मिल जाएगा, या एक बिज़नेस का नुकसान जो है वो कोई दूसरा बिज़नेस पूरा कर लेगा। यानी इन्वेस्टर को जो है वो प्रॉपर इन्वेस्टर के ऊपर किसी किस्म का रिस्क नहीं आता डाइवर्सिफिकेशन की वजह से। और अगर जो है वो क्या हो जाए, अगर आपने स्टॉक्स की अगर हम बात करें या हम वैसे आपके बिज़नेस इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये जो म्यूचुअल फ़ंड एजेंसीज़ हैं ये बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट करती हैं। इसके अलावा स्टॉक मार्केट इट्सल्फ एक फुली डाइवर्सिफाइड मार्केट है, क्योंकि उसमें हर स्टॉक जो है वो एक दूसरे से कोरिलेट तो होता है लेकिन नेगेटिवली कोरिलेटेड होता है। यानी एक स्टॉक अगर ऊपर जा रहा है, ऐसा नहीं होगा कभी भी कि पूरी मार्केट में सारे के सारे स्टॉक्स ऊपर जा रहे होंगे, यानी सारे के सारे स्टॉक्स हैं वो प्रॉफिट्स दे रहे होंगे, नहीं। सारे के सारे स्टॉक्स में से 50% या 20% या 30% वट एवर द रेशो इज़, कोई भी रेशो हो सकती है। सो कोई स्टॉक ऊपर जा रहा होगा, कोई नीचे आ रहा होगा, कोई नुकसान में होगा, कोई प्रॉफिट में होगा। तो अब जिस बंदे ने मिक्स्ड ख़रीदे हुए होंगे स्टॉक्स तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं फ़ायदे में रह जाएगा, उसकी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट डूबेगी नहीं। लेकिन जिसने मिक्स्ड नहीं ख़रीदे, जिसने एक ही तरफ तवज्जो दी है, यानी या तो उसने बहुत जो है वो लोअर प्राइस वाले सारे के सारे स्टॉक्स खरीद लिए, और अगर ऐसी कंपनीज जो छोटे लेवल पे काम कर रही हैं उनको नुकसान हो गया तो बस फिर उसके तो सारे पैसे गए ना। और ये डिपेंड करता है, ये हमेशा रिस्क नुकसान की सूरत में ही नहीं मतलब वो होता। सम हाउ अगर वो ज़्यादा रिस्क ले लेता है तो ज़रूरी नहीं है कि कंपनीज को नुकसान ही होगा, ये भी हो सकता है कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो और जो 2 रुपये का शेयर है वो 7 रुपये का हो जाए, ये भी इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन डाइवर्सिफिकेशन ये है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स जो है वो डिफरेंट पूल्स में करते हैं ताकि रिस्क को मैनेज किया जा सके। लेट्स अगर हम बिज़नेस की बात कर लें तो आप एग्रीकल्चर का बिज़नेस, अगर आपके पास जितने की 1 लाख या 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है और आप सारी की सारी एग्रीकल्चर पे लगा देते हैं, और अगर उस साल फसल अच्छी नहीं हुई या उस साल किसी किस्म का कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ गया तो आपका जो 1 मिलियन था वो तो सारे का सारा गया ना, डूब गया। और अगर यही आपने 1 मिलियन जो है
वो थोड़े थोड़े डिवाइड कर दिया होता, यानी छोटे छोटे पोर्शंस में कि इतना पैसा हम एग्रीकल्चर को लगा देंगे, एग्रीकल्चर में लगा देंगे, इतना हम फ़लाँ इंडस्ट्री में लगा देंगे, इतना हम जो है वो फ़लाँ उसमें लगा देते हैं बिज़नेस में, और ये हम गारमेंट्स के बिज़नेस में लगा देते हैं। सो इस तरह से आपने जब उसे डिवाइड कर लिया और फिर डिवाइड करके आपने वो सारी इन्वेस्टमेंट की, तो अब रिजल्ट एट दी एंड क्या हुआ कि अगर एग्रीकल्चर में नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से प्रॉब्लम आ भी गई तो नो प्रॉब्लम, सिर्फ एग्रीकल्चर का पैसा ही डूबेगा, बाकी के जो 3-4 आपने बिजनेस स्टार्ट किए हुए हैं तो उन सब में जो है वो आपको कोई ना कोई बेनिफिट मिल जाएगा, और एग्रीकल्चर का जो तमाम लॉस है वो सारे के सारे बिजनेस मिलकर उसे कवर कर लेंगे। सो एक्सेप्ट, और इसकी तरह जब जो इन्वेस्टर्स रिस्क अवर्स होते हैं उन्हें अपनी इन्वेस्टमेंट्स पे लोअर रिटर्न एक्सेप्ट करना पड़ता है, यानी उनको फिर रिटर्न जो है वो मैक्सिमम नहीं मिलता। तो रिस्क अवर्जन में ऑब्वियसली जितनी यूटिलिटी जो है वो जितनी कम होती है उसकी वेल्थ भी उतनी ही ज़्यादा कम होती है। जैसे यहाँ अगर हम देखें तो यूटिलिटी लॉस फ्रॉम लूजिंग 1000 के अगर 1000 आप लूज़ कर देते हैं, आपको नुकसान हो जाता है, तो उससे आपकी जो करंट वेल्थ है ऑब्वियसली वो भी कम हो जाएगी। और इसी तरह से अगर आप विन करते हैं या गेन करते हैं तो आपकी जो वेल्थ है वो भी इंक्रीज करेगी, गेन करेगी। ठीक है जी। सो मार्केट्स फॉर इंश्योरेंस की मार्केट्स की जिस तरह से मैंने अभी आपसे बात की, डाइवर्सिफिकेशन को हम ऑलरेडी बहुत डिटेल्ड डिस्कस कर चुके हैं। सो इंश्योरेंस को भी हम जल्दी से एक नज़र और देख लेते हैं कि कम लोग इंश्योरेंस को क्यों बाय कर लेते हैं, क्योंकि रिस्क से डील करने का एक बहुत अच्छा तरीका जो है वो इंश्योरेंस है। लोगों को इंश्योरेंस में कोई लॉस ऑफ रिस्क जो है वो नहीं होता कि जी नुकसान हो जाएगा, पैसे डूब जाएंगे, नहीं, जितने पैसे हमने दिए हैं कम से कम उतने तो हमें मिल ही जाएंगे, एक्स्ट्रा मिले या ना मिले हमारे पैसे सेफ हैं। ठीक है जी। और जनरल फीचर इनका क्या है कि इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती हैं, यानी इंश्योरेंस कंपनीज़ को जो पर्सनस हैं, यानी हम जो लोग होते हैं, इंडिविजुअल्स जो इन्वेस्टर्स हैं, वो थोड़ी सी फ़ीस पे कर देते हैं अनसर्टेनिटी की, और फिर जो है वो उस फीस के अगेंस्ट कंपनी सारे का सारा रिस्क जो है वो खुद अपने सर पे ले लेती हैं, और हमें जो है वो कहती हैं कि ठीक है जी आप सेफ एंड साउंड रहें और आपको ये सारी की सारी अमाउंट जो है वो आपको एज इट इज़ मिल जाएगी आपकी। तो कंपनीज खुद सारे का, यानी इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो सारे का सारा रिस्क खुद ले लेती हैं। डाइवर्सिफिकेशन की ऑलरेडी मैं आपसे बात कर चुकी हूँ कि आप क्या करते हैं कि जी रिप्लेस कर देते हैं सिंगल रिस्क को विद लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर अनरिलेटेड रिस्क, यानी एक जगह का रिस्क जो है वो उसे दूसरे तमाम रिस्क के साथ कोरिलेट कर दिया जाता है। लेकिन जब इन्वेस्टमेंट्स की जाती हैं तो फिर इन्वेस्टमेंट करते हुए किस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि आपके जो डाइवर्सिफिकेशन है, यानी आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो नेगेटिवली कोरिलेटेड फंड्स में, यानी नेगेटिवली कोरिलेटेड बिजनेसेस में, इंडस्ट्रीज़ में, या फिर नेगेटिवली कोरिलेटेड स्टॉक्स में आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? आपने इन्वेस्टमेंट तो कर दी, डाइवर्सिफिकेशन तो कर ली, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन तभी कामयाब होगी जब वो नेगेटिवली कोरिलेटेड होगी, यानी एक बिज़नेस अगर नुकसान में जा रहा है तो दूसरा बिज़नेस भी सेम टाइम पे नुकसान में ना जा रहा हो, यानी दूसरे बिज़नेस में कहीं ना कहीं बेनिफिट हमें नज़र आ रहा हो। जैसे अगर हम स्टॉक मार्केट की बात कर लें तो स्टॉक मार्केट में जो है वो तमाम जो इंडस्ट्री, यानी स्टॉक मार्केट में भी जिस तरह से हमारी जितनी इंडस्ट्रीज़ वर्क कर रही हैं, इसी तरह से तमाम लिस्टेड कंपनीज जो हैं वो उनके शेयर स्टॉक मार्केट में हमें मिल जाते हैं। सो हमें जब भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो हम कंपनीज़ की जो है वो वैल्यू, मार्केट वैल्यू उनकी चेक करते हैं, उनकी वर्थ चेक करते हैं कि जनाब कंपनीज इस वक्त किस पोजीशन में हैं, और फिर उसके अगेंस्ट जो है वो क्या किया जाता है, यानी उनका फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जब हम उसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो आफ्टर एनालिसिस करते हैं तो तब हमें उस एनालिसिस में पता चलता है कि इस इन्वेस्टमेंट यानी इस कंपनी में प्रॉफिट्स की रेशो ये जा रही है, और दूसरी कंपनी यानी कोई दूसरा सेक्टर जो कि उससे नेगेटिवली कोरिलेटेड है, लेट सपोज हम सेरामिक्स की बात करें तो अगर हमारा जो इनका बिज़नेस है ग्लास एंड सेरामिक्स का, तो अगर वो प्रॉफिट में जा रहा है लेट सपोज, तो इसके अगेंस्ट अगर हम दूसरा देखें तो जो इससे कोरिलेट नहीं करता, स्टील मिल्स की अगर हम बात कर लेते हैं, या हम फौजी फर्टिलाइजर्स की बात कर लेते हैं, तो यानी ये कंपनीज ऐसी हैं जो कि एक दूसरे के साथ जिनका कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर हम इलेक्ट्रिक कंपनीज़ की बात करें तो फिर ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक कंपनीज़ जो है, अगर आप सारे के सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो डिफरेंट इलेक्ट्रिक कंपनीज़ में कर देते हैं तो फिर ऑब्वियसली आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन अगर आप सेक्टर वाइज अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर आपकी जो डाइवर्सिफिकेशन है वो आपके किसी काम आ सकेगी। अदरवाइज ये नहीं है कि आपने जनाब
तीन उसमें तो रख लिए, तीन स्टॉक्स में तो आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, लेकिन वो तीनों के तीनों सेम सेक्टर से थे, तो सेक्टर डूबा तो फिर सारे के सारे पैसे डूब जाएंगे। सो आइडियोसेंट्रिक रिस्क जो है ये क्या होता है, इसे हम इंडिविजुअल रिस्क भी कहते हैं। ठीक है जी, इंडिविजुअल रिस्क क्या है, किसी एक बंदे ने, किसी एक सिंगल पर्सन ने जो रिस्क बेयर करना है, जितनी इफेक्टनेस यानी जितना ज़्यादा वो इफेक्ट होगा एक सिंगल पर्सन अनसर्टेनिटी की वजह से, दैट इज़ बेसिकली आइडियोसेंट्रिक रिस्क, कि एक इंडिविजुअल को कितना रिस्क बेयर करना पड़ता है। जो इंडिविजुअल का रिस्क है उसे तो कंट्रोल किया जा सकता है, इंडिविजुअल के रिस्क को मैनेज किया जा सकता है। कैसे मैनेज किया जा सकता है? थ्रू डाइवर्सिफिकेशन मैनेज किया जा सकता है। लेकिन एक और रिस्क होता है जिसे एग्रीगेट रिस्क भी कहा जाता है। तो एग्रीगेट रिस्क को अगर हम इन अदर टर्म्स बात करें तो एग्रीगेट रिस्क को सिस्टमैटिक रिस्क भी कहा जाता है, जो कि हमारे हाथ में नहीं है, जो कि सिस्टम की वजह से ही मार्केट में आता है और वो फिर पूरी इकोनॉमी को एज अ होल जो है वो अफेक्ट करता है। यानी अब पूरी यानी जितनी भी अनसर्टेनिटी की सिचुएशन आएगी उसको पूरी इकोनॉमी जो है वो फेस करेगी। और जो एग्रीगेट रिस्क है, जो सिस्टमैटिक रिस्क है, उसको डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू रिमूव नहीं किया जा सकता, ख़त्म नहीं किया जा सकता। चलें, इसकी मैं बड़ी अच्छी एग्जांपल यहाँ पे मेरे माइंड में आ गई, अभी मैं देती हूँ आपको, कि अभी जो आइडियलिस्टिक जो रिस्क था जिसे हम इंडिविजुअल रिस्क कहते हैं, तो इंडिविजुअल रिस्क को डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू ख़त्म किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है कि इंडिविजुअल जो है वो डाइवर्सिफाई कर ले अपने तमाम इन्वेस्टमेंट को और फिर जो है वो अपने रिस्क को कम से कम कर ले। लेकिन जो सिस्टमैटिक रिस्क है उसकी एग्जांपल हम ये जो लॉकडाउन की सिचुएशन हमारे सामने आ गई, तो ये पूरे सिस्टम का रिस्क है ना, ये पूरी इकोनॉमी एज अ होल इसे सफ़र कर रही है, कोई इंडिविजुअल अकेला नहीं कर रहा। और यहाँ पर हमारी डाइवर्सिफिकेशन भी किसी काम नहीं आएगी, क्योंकि हम चाहे जितनी भी यानी हमने अगर इंडिविजुअली हमने डाइवर्सिफिकेशन की हुई है या इकोनॉमी में एज अ होल भी डाइवर्सिफिकेशन है, तो भी वो हमारे किसी काम नहीं आएगी। सो सिस्टम का जो रिस्क है वो सबको ही बेयर करना पड़ता है, जबकि जो इंडिविजुअल रिस्क है उसे जो है वो किया जा सकता है। जिस तरह से अगर हम बात करें कि स्टैंडर्ड ऑफ पोर्टफोलियो रिटर्न्स जो हैं वो जितना ज़्यादा आप रिस्क जितना ज़्यादा लेंगे तो ऑब्वियसली आपका आइडियलिस्टिक रिस्क भी उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। और अगर आप रिस्क कम लेंगे तो कम रिस्क में भी आपको क्या है, सिस्टमैटिक रिस्क आपको हर हाल में बेयर करना पड़ेगा। लेट्स सपोज ये 20 तक जो है ये आपका सिस्टमैटिक रिस्क है, इससे आप अवॉइड नहीं कर सकते, ये अनअवॉइडेड रिस्क है जिसे हम एग्रीगेट रिस्क भी कहते हैं। हर इन्वेस्टर को, हर एक जो भी बिजनेसमैन है उसको ये रिस्क बेयर करना पड़ता है, क्योंकि ये सिस्टम का रिस्क है। सिस्टम में कभी भी कहीं भी सिस्टम में ख़राबी पैदा हुई तो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट है वो सारी की सारी उसमें जो है वो ख़त्म हो जाएगी। यानी जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, क्या इसमें सिर्फ एक इन्वेस्टर होता है? नहीं, एक इन्वेस्टर नहीं होता, यहाँ पर बहुत सारे नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि अपने पैसे जिन्होंने लगाए हुए होते हैं। अब इन्वेस्टर पर डिपेंड करता है कि अगर तो जनाब इन्वेस्टर ने जो है वो होशियारी से काम ले लिया और डाइवर्सिफिकेशन कर ली तो ऑब्वियसली इस रिस्क से तो वो बच जाएगा। ये जो इतना सारा रिस्क है इसको तो मैनेज किया जा सकता है, ठीक है जी। लेकिन ये जो सिस्टम का रिस्क है ना, इसे कोई भी मैनेज नहीं कर सकता। इसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम भी आ गई तो फिर सब के सब जो है वो सफ़र करेंगे, ठीक है। सो डाइवर्सिफिकेशन, जिस तरह से अभी मैंने कहा कि जी डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू क्या होता है, लोअर रेट ऑफ रिटर्न एक्सेप्ट कर लिया जाता है। यस, लोग जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे उतना ही ज़्यादा उनका रिटर्न होगा, और जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, कम से कम रिस्क में जो है वो मैक्सिमम रिटर्न लेना चाहते हैं, तो फिर मैक्सिमम रिटर्न तो नहीं मिलते, लोअर रेट ऑफ रिटर्न उनको ज़रूर मिल जाते हैं। सो कंपनीज में जब आपने देखा कि हमने अपने जब वो पढ़े 10 प्रिंसिपल्स पढ़े थे इकोनॉमिक्स के, तो उसमें हमने देखा था जनाब कि लोग ट्रेड ऑफ फेस करते हैं रिस्क या रिटर्न में। तो एक ही चीज़ मिलती है, या तो ज़्यादा रिटर्न मिल जाएगा या ज़्यादा रिस्क मिलेगा, दोनों चीज़ें एक साथ नहीं मिलेंगी, ठीक है जी। सो अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं, रिस्क लेंगे तो उसके बदले में आपको मिलेगा क्या, रिटर्न बहुत ज़्यादा मिलेगा। लेकिन अगर आज आप रिस्क लेंगे ही नहीं तो फिर आपको रिटर्न जो है वो कैसे इतना ज़्यादा मिल सकता है। लेट्स सपोज अगर आप कोई स्टॉक बाय ही नहीं करते और स्टॉक मार्केट में अपनी इन्वेस्टमेंट ही नहीं करते, स्टॉक मार्केट एक
बड़ी रिस्की इन्वेस्टमेंट है। सो अगर आप बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो क्या आपको रिटर्न मिलेगा? ऑब्वियसली जब आपने इन्वेस्ट ही नहीं किया तो भैया आपको रिटर्न क्या मिले? कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आपने 25% स्टॉक्स परचेज कर लिए हैं तो फिर आपका रिटर्न रिस्क जो है वो, अगर इतना रिस्क आप ले रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट जो है वो आपको नज़र आ रहा है, आपका रिटर्न थोड़ा ज़्यादा हो गया। फिर आपने रिस्क थोड़ा सा और ज़्यादा लिया और फिर आपका रिटर्न जो है वो अगेन उससे ज़्यादा हो गया, और इसी तरह से बढ़ते बढ़ते आप जितना ज़्यादा रिस्क लेते चले जाएंगे आपका रिटर्न भी उसके हिसाब से बढ़ता चला जाएगा। सो रिस्क और रिटर्न जो है वो आपस में एक दूसरे का ट्रेड ऑफ हैं। इसी तरह से एसेट वैल्यूएशन की बात करें कि कंपनीज़ में एसेट वैल्यूएशन को कैसे मेजर किया जा सकता है, कैसे कंपनीज़ की जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स हैं उनको, उनकी फ्यूचर वैल्यू को डिटरमिन किया जा सकता है। तो बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू जो है वो एसेट वैल्यूएशन की जा सकती है कि कंपनीज़ की एक्चुअल वर्थ मार्केट में आज क्या है और इन फ्यूचर कंपनीज जो है वो कैसा रिटर्न देंगी हमें। तो इन्वेस्टर जब भी इन्वेस्ट करना चाहता है किसी भी बिजनेस में तो एक अच्छे और रैशनल इन्वेस्टर की ये निशानी है कि वो क्या करता है, रैशनल इन्वेस्टर हमेशा जो है वो फंडामेंटल एनालिसिस के बाद ही किसी भी बिज़नेस में इन्वेस्ट करता है। यानी पहले देख लेता है कि उस बिज़नेस की वर्थ क्या है, उसकी एसेट वैल्यूएशन को पहले डिटरमिन करता है, उसकी वैल्यू, बिज़नेस की मार्केट वैल्यू क्या है और इन फ्यूचर उसकी सिचुएशन कैसी जाने वाली है, उसके बाद जाके वो इन्वेस्टमेंट अपनी उस बिज़नेस में डालता है। अदरवाइज़ ऐसे ही उठ के नहीं बिजनेस में एवं ही अंधाधुंध नहीं इन्वेस्टमेंट कर दी जाती। सो लोग फंडामेंटल एनालिसिस खुद भी कर सकते हैं और किसी से करवा भी सकते हैं। यानी बहुत सारी ऐसी कंपनीज भी काम कर रही हैं जो कि बाकी तमाम यानी स्टॉक मार्केट में तमाम लिस्टेड कंपनीज का एनालिसिस कर रही होती हैं कि ये कंपनीज इससे यानी रिसर्च की जा रही होती है कि कौन सी कंपनी किस उसमें काम कर रही है। सो फंडामेंटल एनालिसिस सिर्फ एसेट वैल्यूएशन के लिए ही नहीं किया जाता बल्कि ये देखने के लिए भी किया जाता है कि कंपनी का जो स्टॉक है आया कि इस वक्त मार्केट में उसकी पोजीशन क्या है, क्या कंपनी का स्टॉक अपनी फेयर वैल्यू पे काम कर रहा है या अपनी रियल प्राइस से बहुत ज़्यादा नीचे गिरा हुआ है या अपनी रियल प्राइस से बहुत ज़्यादा ऊपर गया हुआ है। कंपनी ने जो है वो कंपनी ने एक स्टॉक इशू किया था 10 रुपये का, ठीक है जी, और आज उसकी प्राइस जो है वो 40 रुपये हुई है। तो यानी अब फंडामेंटल एनालिसिस अगर आप नहीं करते, अगर आपने मार्केट उसकी एसेट वैल्यूएशन ही नहीं किया, आपने कंपनी को देखा ही नहीं, तो 10 रुपये का एक्चुअली जो शेयर 10 रुपये का था वो आपने कितने का ख़रीद लिया है, 40 रुपये का ख़रीद लिया। यानी इस कंपनी का जो शेयर था वो ओवर वैल्यूड था, उसे जो है वो क्या करने की ज़रूरत थी, इन तमाम स्टॉक्स को एडजस्ट करने की ज़रूरत थी, इनकी प्राइस को सेटल डाउन करने की ज़रूरत थी। जैसे अपने उसके लेक्चर में हम देख रहे थे अकाउंटिंग के कि कंपनीज स्टॉक्स डिविडेंड देती हैं, क्यों देती हैं, ताकि उनकी मार्केट वैल्यू को जो है वो किया जा सके, अफोर्डेबल बनाया जा सके, मार्केट वैल्यू को कम किया जा सके। इसी तरह से अगर स्पेकुलेशन के थ्रू अगर सिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन नहीं है इन्वेस्टर के पास और इन्वेस्टर जो है वो रैशनल भी नहीं है, एवं ही उठ के उसने इन्वेस्ट कर दिया, तो आहिस्ता आहिस्ता लोग देखते हैं कि अगर एक स्टॉक का रुझान बहुत ज़्यादा अपवर्ड है यानी बेरिश ट्रेंड में है, तो फिर लोग क्या करते हैं कि उस स्टॉक के पीछे लग जाते हैं। अब बीच की कहानी का पता नहीं होता कि क्यों इस तरह से हुआ, एक बंदे ने गलत स्टेप लिया और बाकी सारी की सारी आवाम उसके पीछे भाग पड़ी। सो इसी तरह से इसी वजह से स्टॉक ओवर वैल्यूड हो जाते हैं। या अब लोग एनालिसिस इसीलिए कहा जाता है कि आप कोई भी काम करने से पहले या किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले, ख़ासतौर पे अपना पैसा किसी को देने से पहले ये ज़रूर देख लें कि आया क्या वो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उस पर रिटर्न आपको कितना दे सकता है, दे भी सकता है या नहीं दे सकता। सो कैसे डिटर्मिन किया जा सकता है, फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू डिटर्मिन किया जा सकता है कि आया कि आपका शेयर अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है या फेयरली वैल्यूड पे है। हाँ, अगर ओवर वैल्यूड होगा, अगर तब आपने शेयर ख़रीद लिया तो फिर तो आपने अपना नुकसान कर लिया बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब जाहिर सी बात है सेटलमेंट होनी है और वो 40 रुपये से आहिस्ता शेयर जो है वो अपनी रियल प्राइस पर आना है, जो कि उसकी रियल प्राइस कितनी है, 10 रुपये। हाँ, अलबत्ता अगर यही स्टॉक 10 रुपये से 10 का अगर उसकी रियल फेयर वैल्यू है और 10 से जनाबे वाला वो 5 पे आया हुआ होता या 7 पे आया हुआ होता और अब वहां पर आप बाय कर लेते, यानी अब स्टॉक जो है वो अंडर वैल्यूड है, अपनी वैल्यू से नीचे गिरा हुआ है, तो अब यहाँ पर जो है जो लोग बाय कर लेंगे उनको ऑब्वियसली इसका बेनिफिट मिलेगा कि जब स्टॉक अपनी रियल वैल्यू पे जाएगा, ये रियल वैल्यू से थोड़ा सा भी अपवर्ड जाता है तो वो इसका बड़ा अच्छा बेनिफिट ले सकेंगे। सो कहा जाता है कि जी कभी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोच समझ लिया करें, ऐसे ही अंधाधुंध वो ना किया करें।
जैसे तुक्के लगाने वाला काम या ना किया करें। सो एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस की अगर हम बात करें तो व्हाट इज़ एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस क्या है, और ये बेसिकली एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस जो है वो एक थीरी है जो कि ये डिटरमिन करती है कि तमाम मार्केट्स जो हैं वो एफिशिएंटली वर्क कर रही हैं, और जितनी भी इंफॉर्मेशन मार्केट में अवेलेबल है वो सारी की सारी एसिमेट्रिक है, यानी तमाम जनरल पब्लिक को एक ही जैसी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है एसेट वैल्यू के हवाले से। सो इस हाइपोथेसिस के ज़रिए मार्केट के रिटर्न्स को बेसिकली मेजर किया जा सकता है, पोर्टफोलियोज़ को देखा जा सकता है कि पोर्टफोलियोज़ का रिटर्न जो है वो किस तरह से, यानी क्या क्या पोर्टफोलियो रिटर्न्स हमारे आ सकते हैं। तो मार्केट दो तरह से, यानी एफिशिएंट दो तरह से हो सकती है। कैसे कैसे एफिशिएंट मार्केट वर्क कर सकती है, मार्केट की एफिशिएंसी दो तरह से मेजर की जा सकती है। तो एक है जनाब इंफॉर्मेशनली एफिशिएंट के मार्केट को इंफॉर्मेशन के लिहाज से बड़ा एफिशिएंट होना चाहिए। क्यों इंफॉर्मेशन के लिहाज से एफिशिएंट होना चाहिए? क्योंकि इन्वेस्टर, सबसे पहले तो इन्वेस्टर का रैशनल होना बहुत ज़रूरी है, और इन्वेस्टर रैशनल होगा तो उसके अलावा कौन सी दूसरी चीज़ उसको अफेक्ट करती है? इंफॉर्मेशन अफेक्ट करती है जो कि मार्केट में अवेलेबल हो। ठीक है जी, मार्केट में अवेलेबल वो तमाम इंफॉर्मेशन जो कि यानी तमाम इन्वेस्टर्स के लिए सिमेट्रिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो। सिमेट्रिक इंफॉर्मेशन से मुराद है कि हर एक के लिए एक जैसी इंफॉर्मेशन होगी। ऐसा नहीं होगा कि जो अंदरूनी इन्वेस्टर्स होंगे ना, यानी कुछ अंदर के बंदे होते हैं ना, उनके पास अंदर की खबरें होती हैं। आजकल तो हमारी ये जो हमारी जनरल पब्लिक है ना, इनके पास बड़ी अंदर की खबरें होती हैं। अगर अंदर की खबरें होंगी तो ऑब्वियसली वो स्टॉक को ज़्यादा अगर अच्छी खबर है तो ऑब्वियसली ज़्यादा ख़रीद लेंगे, और अगर बुरी खबर है तो जल्दी से उसको निकाल देंगे। इस तरह की चीज़ें अगर ऐसी सूरत हाल है तो फिर मार्केट एफिशिएंटली वर्क नहीं करती। एफिशिएंट मार्केट तभी होगी जब सिस्टमेटिक, जब इंफॉर्मेशन जो है वो क्या हो, इंफॉर्मेशन उनके पास, तमाम लोगों के पास एक जैसी इंफॉर्मेशन हो, और हर बंदा रैशनली अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सके। तो अगर मार्केट्स एफिशिएंट होंगी तो फिर इन्वेस्टर क्या कर सकेगा? डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इनमें अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकेगा। अदरवाइज़ तो फिर उसको क्या पता कि क्या क्या सूरत हाल मार्केट में चल रही है और किस तरह से मुझे मार्केट में काम करना है। तो जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो कोई भी इन्वेस्टर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जो है वो क्रिएट नहीं कर सकता। एक केस स्टडी आपके पास मौजूद है जनाब। यहाँ पर क्या है जनाब, रैंडम वॉक्स एंड इंडेक्स फंड्स के लोग, इंडिविजुअल्स जो हैं वो किस तरह से रैंडमली आते जाते ही बस स्टॉक को ख़रीद लेते हैं, या फिर कोई इंडेक्स के थ्रू, कोई एनालिसिस के थ्रू किसी जो है वो चीज़ों की स्टॉक्स की इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। तो इस केस स्टडी को आप लोग स्टडी करेंगे कि क्या कहती है ये केस स्टडी एक्चुअली, किस तरह से बताया गया कि व्हाट इज़ इंडेक्स फंड्स, और फिर लोग किस तरह से, और जो लोग सिर्फ ऐसे ही रैंडम वॉक्स में आके इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो फिर उनको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं उसके, और क्या क्या नुकसानात उनको देखने पड़ते हैं। इसके बाद चलते हैं अपने लेक्चर को समराइज़ करने की तरफ। क्या क्या हमने आज के इसमें देखा कि सेविंग्स की बात, मैंने सबसे पहले सेविंग से अपनी बात स्टार्ट की थी कि आपने जो सेव किया ऑब्वियसली आपको उस पर इंटरेस्ट चाहिए। तो आपने आज जो सेव किया और फिर वही आपको ऑब्वियसली इन फ्यूचर जब मिलेगा तो क्या उस पर जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है क्या उसकी वैल्यू वही होगी जो आज है? वही प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट। प्रेजेंट वैल्यू को हम किस तरीके से कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, हम कंपेयर कर सकते हैं फ्यूचर वैल्यू को आज की वैल्यू के साथ, तो हमें पता चलेगा कि जनाब व्हाट इज़ द प्रेजेंट वैल्यू और हमारी परचेजिंग पावर कितनी है। इसमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनी फ्यूचर सम इज़ द अमाउंट दैट वुड बी नीडेड टुडे, जो कि हमें आज चाहिए। क्यों चाहिए? ताकि हम फ्यूचर इंटरेस्ट रेट्स को डिटरमिन कर सकेंगे, फ्यूचर में हमें कितनी सम ऑफ मनी हमें जो है वो मिल जाएगी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट तो आपको पता है ना जनाब कि जितनी ज़्यादा यूटिलिटी इंक्रीज़ होती चली जाएगी उतना ही जनाब जो है वो सेटिस्फेक्शन उतनी ही ज़्यादा कम होती चली जाती है। जितनी ज़्यादा यूजेज ऑफ एडिशनल यूनिट का इस्तेमाल जो है वो हमारी यूटिलिटी को कम करता चला जाता है। तो इसी तरह से मोस्ट पीपल आर रिस्क अवर्स, यानी जितना ज़्यादा कम आप रिस्क लेंगे
तो ऑब्वियसली आपको रिटर्न्स या आपकी यूटिलिटी भी उतनी ही कम मिलेगी। तो रिस्क अवर्स कौन होते हैं लोग? वो तमाम लोग जो कि रिस्क लेना नहीं चाहते, अनसर्टेनिटी को अवॉइड करते हैं, और वो किस तरीके से अपनी फिर उस रिस्क को ख़त्म किस तरीके से करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू। और वो एक ऐसा पोर्टफोलियो चूज़ कर लेते हैं जिसमें बहुत कम उन्हें रिस्क बेयर करना पड़ता है। तो ऑब्वियसली जब वो कम रिस्क लेंगे तो उसके अगेंस्ट उनको रिटर्न भी कम मिलेंगे। जैसे हमने बात की कि रिस्क और रिटर्न जो है वो एक दूसरे का ट्रेड ऑफ है, यानी दो ही चीज़ें में, दोनों चीज़ों में से कोई एक ही चीज़ आपको मिलती है, दोनों चीज़ें एक साथ आपको नहीं मिल सकती। सो द वैल्यू ऑफ एन एसेट, किसी भी एसेट की वैल्यू को, किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन करने के लिए या शेयर ऑफ स्टॉक की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ता है जनाब? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज चेक करना पड़ता है कि क्या आज अगर हम अपने इन्वेस्टमेंट इस शेयर में या इस स्टॉक में कर देते हैं तो इन फ्यूचर हमें क्या इससे रिसीव होगा, इंक्लूडिंग द स्ट्रीम ऑफ डिविडेंड्स। क्या आया कि अगर कंपनी कहती है कि मैं हर साल में इतना डिविडेंड देती हूँ, तो आज इन्वेस्टमेंट करने से पहले देखना है कि उसका वो जो हर साल का डिविडेंड है वो हमारी आज की प्रेजेंट वैल्यू को भी मैनेज करता है या नहीं करता। इसके अलावा एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस की हमने बात की कि व्हाट इज़ एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। फाइनेंशियल मार्केट्स में जो है वो एफिशिएंसी कैसे क्रिएट की जा सकती है? तो एफिशिएंसी हमने कहा कि दो चीज़ें होती हैं कि इंफॉर्मेशन जो है वो सिमेट्रिक होनी चाहिए, सबके पास बराबर की एक जैसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और दूसरी क्या चीज़ होनी चाहिए जनाब कि रैशनैलिटी होनी चाहिए, इन्वेस्टर को रैशनल होना चाहिए। किसी भी कंपनी का जो स्टॉक है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कैसे किया जा सकता है, आया कि स्टॉक अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है या फेयरली वैल्यूड है, तो उसको हम किस तरीके से मेजर कर सकते हैं? फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू उसे मेजर किया जा सकता है। और फिर जनाब कि मार्केट एफिशिएंट होगी तो ही लोगों को रिटर्न्स जो हैं वो उसके बेहतर मिल सकेंगे। और कुछ इकोनॉमिस्ट ने यहाँ पर क्वेश्चन, सम इकोनॉमिस्ट क्वेश्चन द एफिशिएंट मार्केट्स हाइपोथेसिस हाउएवर एंड बिलीव दैट इररेशनल साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आल्सो इन्फ्लुएंस एसेट प्राइसेस। क्या सिर्फ इंफॉर्मेशन ही नहीं, इंफॉर्मेशन के अलावा उन्होंने कहा कि और बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो कि एसेट के प्राइसेस को अफेक्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन रेज हुआ जिसका आंसर आपको जो है ना अब आपकी केस स्टडी में मिल जाएगा। आपको अपनी केस स्टडी जो है वो फर्दर स्टडी करने की ज़रूरत है। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आप लोग अगेन मैंने रिकमेंडेशन जैसे स्टार्ट में ही दे दी थी कि अपना चैप्टर ज़रूर स्टडी करेंगे, सिर्फ स्लाइड्स पे फोकस नहीं करेंगे। अपने चैप्टर की तरफ भी मूव करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।